हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब वहाँ 115 से पहले की क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं। सो इन रशिया चेचन्या हैड वायलेंट सक्सेशनल मूवमेंट। सो रशिया में जो रीजन है चेचन्या, वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही वायलेंट तरीके से रशिया से अलग होना चाहते थे। सक्सेशनल मूवमेंट थी, अलग होना चाहते थे। तो बिल्कुल ये ट्रू है। इसके रिस्पांस में मॉस्को ने क्या किया? मॉस्को ने इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स थी। मॉस्को ने वहां के जो रिबेल्स थे, जो लोग अलग होना चाहते थे, उसके ऊपर बहुत सारे बम बरसाए। ये भी बिल्कुल ट्रू है। हमें करेक्ट फाइंड करनी है। ये दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन सी, फाइंड इनकरेक्ट। इन पोस्ट सोवियत कंट्री इलेक्टेड पार्लियामेंट वेर वेरी स्ट्रांग। पोस्ट सोवियत कंट्री में इलेक्टेड पार्लियामेंट जो थी वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी, वो बहुत ही वीक थी, बहुत ही वीक थी। Then the president of these countries had great power and several of them became very authoritarian. बिल्कुल ये करेक्ट है। वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट थे, जो भी पोस्ट सोवियत रिपब्लिक कंट्री के प्रेसिडेंट थे, वो बहुत ही अथॉरिटेरियन थे। वो अपने मनमानी करते थे, एक तरह से देखा जाए। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट वाली फाइंड करनी है। ओनली टू इज इनकरेक्ट। After 11 September 2001, the US paid much amount to the government of all Central Asian states. बिल्कुल 2001 के बाद में हम लोग देखेंगे कि यूएस जो है बहुत सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, सेंट्रल स्टेट्स मतलब सेंट्रल एशियन की कंट्रीज को बहुत सारा पैसा देगी, बहुत सारा अमाउंट में पैसा देगी वहां गवर्नमेंट को। क्या कारण था? रीजन देखते हैं। यूएस वांटेड मिलिट्री बेस इन द रीजन। यूएस को, अमेरिका को इन सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मिलिट्री बेस चाहिए थी, ताकि उन मिलिट्री बेसिस का वो यूज कर सके अफगानिस्तान और इराक वॉर में। ये भी बिल्कुल, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए। A judicial culture and independence of the judiciary was established in most of the post-Soviet countries. ये बिल्कुल, यहाँ हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल कल्चर और इंडिपेंडेंस के बाद में जो जुडिशरी जो है वो बहुत ही जल्दी स्टैब्लिश नहीं की गई थी। पोस्ट सोवियत कंट्रीज में हम लोग देखेंगे जो भी पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो है ये बहुत बाद में आएंगी और सही तरीके से नहीं आएंगी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। The real GDP of Russia is 1999. In the Russia 1999 was below what it was in 1989. बिल्कुल रसिया की जीडीपी 1999 में जो है वो कम हो गई थी, 1989 के कंपेयर में वो बिल्कुल कम हो गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमें करेक्ट फाइंड करनी है। ओनली बी, ओनली टू। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग ऑल ओवर द सोवियत यूनियन रीजन। बिल्कुल करेक्ट है। सोवियत जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो है वहां पे हम लोग देखेंगे बॉलीवुड की जो फिल्में जो है वो काफी बिकती है, काफी डिमांड में रहती है। जैसे ही कोई मूवी निकलती है आप देखोगे कि वहां पे उसके पायरेट्स जो पायरेटेड कॉपी जो है वो बिकनी शुरू हो जाती है बहुत सारे कंट्रीज में। ये बिल्कुल करेक्ट है। द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनी। हाँ बिल्कुल, सोवियत यूनियन ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब है जो सरकारी कंपनी है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाया। जैसे सेल, SAIL, सेल, ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। जैसे आपने सुना होगा LIC, एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। सोवियत यूनियन ने काफी हेल्प किया था इंडिया के पब्लिक सेक्टर कंपनी को। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ democratic institution was not given the same attention and the priority as the demand of economic transformation is post Soviet countries. बिल्कुल जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज जो थी वहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो लाए गए, वहां पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो किया गया, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म उतनी ज्यादा नहीं किया गया, वहां पे उतनी अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी को नहीं लाया गया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। which among these countries is not major oil and gas producer? इनमें से कौन सी कंट्री है जो ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल क्या है? फाइंड इनकरेक्ट। नागोर्नो काराबाख इज अ प्रोविंस ऑफ तजाकिस्तान। नागोर्नो काराबाख का जो रीजन जो है ये एक प्रोविंस है तजाकिस्तान में। ये इनकरेक्ट है। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल इस रीजन को याद रखो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस रीजन के लिए इसी ईयर में हम लोग देखेंगे वॉर हुई थी। जस्ट आज से 5 या 6 महीने पहले हम लोग देखेंगे कि इसी रीजन को लेकर के वॉर हो रही थी आर्मेनिया और अजरबैजान में। सो ये में भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखना है, ये नागोर्नो काराबाख है अजरबैजान में। Some local Armenian from the region wanted to cede and join Armenia. सो नागोर्नो काराबाख ऑल्दो वो अजरबैजान में है, नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है वो अजरबैजान में है, लेकिन वहां के काफी सारे लोग अजरबैजान से निकल के वो लोग आर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। सो ये करेक्ट है। सो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, only one is incorrect. After USSR disintegration, many post-Soviet countries were fighting over the issues of. सो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में जो वहां से कंट्री बाहर निकली, वो कंट्री आपस में कौन से रीजन को लेकर फाइट कर रही थी। सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाटर का इशू को लेकर के। आप मुझे सीआईएस का फुल फॉर्म जो है कमेंट करके बताओ कि सीआईएस की फुल फॉर्म क्या है। देन एसेशन रीजन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आफ्टर 2000 मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड सर्वाइविंग। सो दो आफ्टर 2000 के बाद में हम लोग देखेंगे जो भी पोस्ट सोवियत की कंट्रीज जो है और स्पेशली रशिया, उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। बिल्कुल ट्रू है ये। The reason for the revival of most of their economy was export of natural resource like oil, natural gas and minerals. ये भी करेक्ट है कि ये जो रीजन है, जो सोवियत यूनियन की जो रीजन जो है, वहां पे काफी ज्यादा नेचुरल गैस मिलता है, ऑयल भी मिलता है। सो देयरफॉर वहां देखेंगे वहां पे इकोनॉमिक रिवाइवल होगी। तो रीजन भी करेक्ट है। अब बिल्कुल रीजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसोसन का, ए। Find correct. The Central Asian republics are area with vast hydrocarbon resource. तो जैसा मैंने अभी बताया कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत सारी नेचुरल गैस एंड ऑयल मिलती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। Then Russia perceives this state as its far abroad and believe that they should be under Russian influence. देखो यूएसएसआर के टूटने के बाद में वहां से टोटल 15 कंट्री बाहर निकली शुरू में। तो उस 15 में से कुछ जो थी वो सेंट्रल एशियन की कंट्री थी, और उसमें से एक ऑफ कोर्स एक तो रशिया भी था, एक रशिया था। सो जब ये कंट्रीज बाहर निकल के आ गई यूएसएसआर के ग्रुप से, तो भी सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज है इन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था रशिया का। रशिया बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करते थे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पॉलिटिक्स को। तो क्यों, क्योंकि रशिया जो है इन कंट्रीज को कंसिडर करता है कि ये इनके फार अब्रॉड नहीं, नियर अब्रॉड है, नियर अब्रॉड है, और ये बिल्कुल रशियन इन्फ्लुएंस में ये कंट्रीज रहती हैं। सो यहाँ फार नहीं होगा, नियर होगा। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट फाइंड करना है ओनली वन। द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर। ओ मैंने आंसर बता दिया, तो फर्स्ट फॉर 10 ईयर। सो हम लोग ये देखेंगे कि यूएसएसआर के ब्रेकडाउन होने के बाद में जो भी सेंट्रल एशियन की कंट्रीज जो वहां से बाहर निकली, वहां पे प्रॉपर वे में डेमोक्रेसी नहीं आया। वहां पे एक तरह की जो भी प्रेसिडेंट वहां पे जो रूल करने लगे वो एक ऑथोरिटेरियन प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने ही अपने आप को पहले 10 ईयर के लिए अपॉइंट किया। जब उनका वो 10 ईयर खत्म हो गया तो फिर से दोबारा अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया। कोई इलेक्शन नहीं, किसी तरह की डेमोक्रेसी नहीं। सो ऑप्शन बी। आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन Tajikistan witnessed a civil war that went for 10 years till 2001. तो बिल्कुल ये भी ट्रू है कि तजाकिस्तान में जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन जब हुई, तब तजाकिस्तान में हम लोग देखेंगे कि वहां पे 10 ईयर के लिए बिल्कुल सिविल वॉर जो है ये स्टार्ट हो गई, जो कि 2001 तक 2001 तक ये जो है ये चली। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो चैप्टर की जो पार्ट 1 की जो वीडियो है, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड करने जा रहा हूं अपने टेलीग्राम में, और इसकी पासवर्ड जो है वो पीडीएफ की वो हो गई 2153। फाइंड करेक्ट। लैटविया बिकम यूएन मेंबर इन 1991 सितंबर। सो बिल्कुल ये करेक्ट है। लैटविया, लिथुएनिया, और हम लोग देखेंगे कि जो बाल्टिक कंट्रीज जो थी, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्री जो थी, तो ये लोग जो है ये लोग यूएन के मेंबर बने जाएंगे 1991 में, ये सितंबर में। बिल्कुल ये करेक्ट है।
लेटविया ज्वाइंड नेटो इन मार्च 2010, नहीं ये रॉन्ग है। लेटविया ने नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन की थी 2004 में। सो हमारा ओनली वन करेक्ट है, सो ऑप्शन ए। विच टू ग्रुप डिवाइडेड द चेकोस्लोवाकिया एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्री, तो चेकोस्लोवाकिया जो है इसका डिवाइड कर दिया जाएगा, इस कंट्री का डिवीजन कर दिया जाएगा और दो नए कंट्री बनाए जाएंगे। एक कंट्री, एक होगा चेक्स के लिए और दूसरा होगा स्लोवाक्स के लिए। सो ऑप्शन ए, चेक एंड स्लोवाक, इन लोगों ने चेकोस्लोवाकिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और ये पीसफुल डिवीजन था, याद रखना है। Assertion region, the NATO did intervention and the bombing of Yugoslavia. So NATO ने यूगोस्लाविया की बॉम्बिंग की, बिल्कुल ये करेक्ट है। रीजन, ethnic Serbs were doing a massacre of non-Serb Bosnians. So ये भी करेक्ट है। अब देखो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि चेकोस्लोवाकिया जो है ये डिवाइड हो गई थी, एक रीजन हो गया चेक्स के लिए और दूसरा वाला कंट्री बना वो स्लोवाक्स के लिए। वैसे ही यूगोस्लोवाकिया जो कंट्री जो है ये भी बहुत सारे कंट्री में डिवाइड हो जाएगी। सो जब ये डिवीजन होगा तो ये वाला डिवीजन पीसफुल नहीं होगा, ये वाला डिवीजन जो है पीसफुल नहीं होगा। सो एट द एंड नेटो को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। नेटो यूगोस्लोवाकिया में बहुत सारी बॉम्बिंग करेगी, वहां पे उसको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। सो ये करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Find incorrect. After 1991, Balkan Republic of Yugoslavia broke in. So यूगोस्लोवाकिया जो है ये कौन से कंट्रीज में ब्रोक हुई थी, तो यहाँ इनकरेक्ट फाइंड करनी है। तो क्रोएशिया वहां से निकला था, स्लोवेनिया, बोस्निया, ये सभी निकले हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन 3 नैगोर्नो कराबाख, ये यूगोस्लोवाकिया से नहीं निकला था, ये तो निकला था, आप याद करो, अजरबैजान, और अजरबैजान से निकला था और यहाँ के जो लोग हैं काफी लोग अर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। ड्यूरिंग यूगोस्लोवाकिया क्राइसिस इंटर इथनिक सिविल वॉर हैपन बिटवीन, तो जब यूगोस्लोवाकिया में जब डिवीजन हो रही थी तो वहां पे बहुत ही वायलेंट डिवीजन हुई थी और वहां पे जो भी इंटर इथनिक सिविल वॉर हुई थी, मतलब कुछ वहां पे उस कंट्री के काफी सारे कम्युनिटी जो है वो आपस में ही लड़ रहे थे, काफी सारे इथनिक जो लोग हैं वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे। तो कौन कौन से इथनिक आपस में लड़ रहे थे ये बताना है हमें। तो यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्ब्स एंड नॉन सर्ब्स। जो सर्ब इथनिसिटी के जो लोग थे और जो सर्ब इथनिसिटी के नहीं थे वो लोग आपस में लड़ रहे थे। इंडिया हैड नॉट मेंटेन्ड गुड रिलेशन विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। सो इंडिया ने जो भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री जो है इनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखा, ये रॉन्ग है। जो भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है उनके इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन आर बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ये करेक्ट है। जो भी यूएसएसआर की कंट्रीज जो थी उनमें से जो कंट्री बाहर निकले उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा रशिया के साथ है। सो यहाँ पे जो है 2 करेक्ट है, सो ऑप्शन बी। फाइंड करेक्ट। Soviet Union gave aid, technical assistance for cement plant like Bhilai, Bokaro, Visakhapatnam and machinery plants like Bharat Heavy Electrical Limited. तो सोवियत यूनियन ने इंडिया को बहुत सारा हेल्प किया भिलाई में, बोकारो में, विशाखापत्तनम में सीमेंट के प्लांट्स को लगाने को लेकर के, मशीन के प्लांट्स को लगाने को लेकर के। तो ये देखो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम में जो प्लांट्स जो लगी थी वो सीमेंट की नहीं थी, वो स्टील की प्लांट थी, तो स्टील की प्लांट लगाने में हेल्प किया था। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सोवियत यूनियन डिड नॉट एक्सेप्ट इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सोवियत यूनियन ने इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, ये भी रॉन्ग है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसकी करेक्ट आंसर होगी, हमें करेक्ट फाइंड करना है, तो करेक्ट कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। यहाँ देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री, जैसे मान लो हमारा कंट्री जो है वो मान लो अगर जापान से कोई चीज खरीदता है, हमारा कंट्री जापान से कोई चीज खरीदता है तो हमें पेमेंट देना होगा। तो पेमेंट हम लोग जो है रुपया में, हम लोग रुपये में नहीं देते हैं, हम लोग जनरली डॉलर या फिर यूरो इसमें देते हैं। जनरली डॉलर काफी फेमस है तो डॉलर में देते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है किसी भी कंट्री के पास में किसी दूसरे कंट्री की कितनी करेंसीज है। जैसे हमारे कंट्री के पास में काफी सारे डॉलर्स भी हम लोगों ने जमा करके रखे हैं, यूरो रखा है, गोल्ड रखा है और भी कुछ और दूसरी करेंसीज है, तो इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फाइंड करेक्ट। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट। तो यहाँ पे ये देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कैची है, फॉर रशिया, फॉर रशिया।
सो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कैची है, क्योंकि देखो ये जो पोजीशन जो है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, जो एनसीईआरटी से मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये बिल्कुल इसके हिसाब से ये करेक्ट है। अब बेटर होगा कि एग्जाम से पहले आप जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आप ट्राई करना फॉलो करने का, और देखना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कभी इंडिया सेकंड पे आ सकता है, कभी फर्स्ट पे भी आ सकता है। तो आप पहले वेरीफाई कर लेना कि वो जो लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी है वहां पे फर्स्ट है कि सेकंड है। सो फिलहाल के लिए तो जो मैं यूज कर रहा हूँ वहां सेकंड है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंडियन मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। करंट में हम लोगों ने अमेरिका, उसके बाद में फ्रांस, इनसे भी काफी सारा हार्डवेयर जो है खरीदना स्टार्ट किया है। रशिया कैम टू असिस्टेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट ऑयल क्राइसिस। सो इंडिया को जब ऑयल मिलने में परेशानी हो रही थी तो रशिया ने इंडिया का हेल्प किया था, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। In 1991, December, Russia, Belarus, Ukraine decided to annul which treaty? So 1991 के दिसंबर में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों कंट्रीज ने मिलके कौन सी ट्रीटी को एनल करने का अनाउंसमेंट किया। एनल मतलब कि कैंसिल करने का, खत्म करने का अनाउंसमेंट किया। तो कौन सी ट्रीटी थी? तो जो ट्रीटी थी वहां पे है ऑप्शन डी, 1922 की ट्रीटी थी फॉर ऑफ द क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर। सो यूएसएसआर की 1922 की जो ट्रीटी थी उसको एनल करने का अनाउंसमेंट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है वहां पूछ सकते हो, हमारे पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं क्विज अपलोड करता हूँ, आप वहां पे क्विज को आप प्ले कर सकते हो। रशिया हेल्प्ड इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स। सो रशिया ने इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में हेल्प किया, बिल्कुल करेक्ट है। रशिया असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री, तो रशिया ने इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री को भी हेल्प किया, जैसे हमारे इसरो वगैरह जो भी है, सो उनको हेल्प किया, ये भी करेक्ट है। यूएसए गेव क्रायोजेनिक इंजन व्हेन इंडिया नीडेड। सो इंडिया को जब क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट चाहिए था, जब सैटेलाइट्स वगैरह स्पेस में पहुंचाने के लिए इंडिया को क्रायोजेनिक रॉकेट चाहिए थी, तो उस समय यूएसए ने हमारा मदद किया था। ये रॉन्ग है, हमारा मदद किया था रशिया ने। तो यहाँ पे ओनली 1, 2 करेक्ट है, सो ऑप्शन डी। Which among the following statement that describe the nature of Soviet economy is wrong? So इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो सोवियत इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, रॉन्ग है? सोशलिज्म वाज डोमिनेंट आइडियोलॉजी, बिल्कुल ये ट्रू है। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्ट ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी फैक्ट्री में सामान बनती थी, फैक्ट्री मशीनें चलती थी, वो सब कुछ को स्टेट कंट्रोल करता था। स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, तो ये भी करेक्ट है। पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, नहीं, उनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम उनके पास नहीं था। एवरी एक्सपेक्ट ऑफ इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय स्टेट, हाँ ये करेक्ट है। जो भी प्लानिंग होती थी या जो भी डिसीजन लिया जाता था सब कुछ स्टेट लेते थे। तो हमें तो इनकरेक्ट वाली, रॉन्ग वाली फाइंड करनी है, सो सी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सो इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले सोवियत इन्वेजन कौन सा ईयर में हुआ था? सो 1979 में हुआ था ये। फॉल ऑफ बर्लिन 1989 में हुआ था। आप कमेंट करके बताओ कि इसके कंस्ट्रक्शन कब हुई थी। नाउ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये आपको पता होगा 1991। और रशिया में रेवोल्यूशन हुई ये सबसे पहले 1917। तो सबसे पहले इवेंट हुआ कौन सा? 4, तो 4 कहाँ फर्स्ट में है? यहाँ पे और यहाँ पे। 4 के बाद कौन सा हुआ? सो 1917, 1991, 1989, ये 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, ओके। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। Which among the following is not an outcome of disintegration of USSR? So यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, उसके आउटकम से रिलेटेड नहीं है? एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ये करेक्ट है। बर्थ ऑफ सीआईएस, ये भी करेक्ट है। सीआईएस की फुल फॉर्म कमेंट करके आप मुझे बताओ। चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी करेक्ट है। क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, नहीं ये रॉन्ग है। क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट ये कुछ और रीजन है। यहाँ पे हम लोग आपके इस जो चैप्टर जो है इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुई है, उनमें से एक मिडिल ईस्ट का भी एक ये है, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट 5 वाली वीडियो में मैं वो न्यू टॉपिक्स के एमसीक्यूज को ऐड करूंगा। तो यहाँ के लिए आंसर होगा डी। When independent movement begins in Estonia, एस्टोनिया में इंडिपेंडेंट मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1988।
व्हाट वाज द नेम ऑफ सोवियत पार्लियामेंट? सोवियत पार्लियामेंट का नाम क्या था? जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम संसद है, वैसे ही सोवियत पार्लियामेंट का नाम क्या था? करेक्ट आंसर है डूमा। When Georgia joined Commonwealth of Independent State, जॉर्जिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज CIS कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1993। Which Soviet Republic declare it independence first from USSR? So USSR से जो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का काम सबसे पहले कौन सी कंट्री ने किया था? करेक्ट आंसर है यहाँ पे लेटविया। लेटविया नहीं है, ऑप्शन बी लिथुएनिया। When Russian Parliament declare it independence from Soviet Union, तो रशियन पार्लियामेंट ने कौन से ईयर में और कौन से मंथ में डिक्लेयर किया था कि वो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1990। तो ये पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट में मैं जो न्यू टॉपिक्स जो ऐड हुई है सिलेबस में, मैं उनकी MCQs लेके आऊंगा और इसके साथ ही मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।